आज हम एक दूसरी प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीआर क्या है। पीसीआर इज़ अ टेक्निक दैट टेक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड एम्पलीफाइज और मल्टीप्लाइज इट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर टेस्टिंग। कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किस डीएनए का सीक्वेंस जो है जिसका हम पता होता है एक नॉन सीक्वेंस होता है उसको लेते हैं और वो किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है पहले, और दूसरे स्टेप में उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो थोड़ी सी अमाउंट में है, अगर सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है किसी भी नॉन सीक्वेंस की, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस जैसे मुख्तलिफ दूसरे सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बाय नेचर एक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो ये बिल्कुल उसी तरह की टेक्निक है, वही तकरीबन मैकेनिज्म, बेसिक गाइडलाइन उसी प्रोसेस से ली जाती है, लेकिन ये आर्टिफिशियली की जाती है। ये एक लैब टेक्निक है और इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए किया जाता है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास एक सैंपल है, डीएनए सैंपल है ये, ठीक है। इस डीएनए सैंपल के अंदर हमें पता है कि किसी एक लोकेशन पे ये वाला जो एक सीक्वेंस है, यहाँ पे इस लोकेशन पे जो ये सीक्वेंस मौजूद है, हम चाहते हैं कि ये बाकी सारा जो रेड पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए और उसमें से सिर्फ ये जो ब्लैक सीक्वेंस है इसकी बेसिस, इसका सीक्वेंस हमें पता होता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ वही मौजूद रहे और वो सिर्फ, अब अगर उसको हम इसमें अलग कर देंगे तो बहुत थोड़ा सा है, हम उसको कोई टेस्ट करना चाहते हैं, कोई इसी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा कि ये थोड़ा सा जो सीक्वेंस है ये ज़्यादा हो जाए हमारे पास। तो उसको एम्पलीफाई करना इसी को कहते हैं कि थोड़े से सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना, एम्पलीफाई करना, उस जैसे बहुत सारे सीक्वेंसेस और प्रोड्यूस करना। तो अब यहाँ से जब हम सिर्फ इस सीक्वेंस को ही रखना चाहते हैं और बाकी सीक्वेंस हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, फर्स्ट हमारा पर्पज़। सेकंड ये है कि हम पास जो है ये चूँकि बहुत थोड़ा सा है तो ये ज़्यादा हो जाए, ये हमारे पास एक से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रैंड्स जो हैं सिर्फ उसी सीक्वेंस की आ जाएं जो हमारा रिक्वायर्ड है, ये वाला जो है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जो आपको पता है कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है, आप यही समझें कि हम क्या करते हैं फिर कि आर्टिफिशियली सिर्फ इसी सीक्वेंस की रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसी सीक्वेंस की रेप्लिकेशन करेंगे और वो सिर्फ एक बार नहीं होगी बल्कि साइकिल चलेंगी, अगेन एंड अगेन जो है हम एक बार करेंगे सीक्वेंस तो वो 2 बन जाएंगी, फिर उनसे दोबारा उसको रेप्लिकेट करेंगे तो फिर वो 4 बन जाएंगी, फिर करते करते इसी तरीके से ये मल्टीपल्स ऑफ 2 की फॉर्म में चलता रहता है प्रोसेस। और इस तरीके से हमारे पास एक जो सीक्वेंस होता है जो हमारे पास स्टेप के प्रोसेस के स्टार्ट में था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था कि इसमें क्या किया जाता है और किस मकसद के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। फिर यह है कि ये इनविट्रो टेक्निक है। इनविट्रो टेक्निक का मतलब क्या है? इनविट्रो टेक्निक्स हम उन चीज़ों को, उन प्रोसेसेस को कहते हैं जो किसी भी लिविंग बॉडी से आउटसाइड होती हों। जैसे अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो इन वीवो होती है, ठीक है। तो इन वीवो का मतलब क्या है कि वो इनसाइड लिविंग बॉडी होती है, जबकि ये जो पीसीआर है ये आउटसाइड लिविंग बॉडी होती है। आपको अगर किसी भी पर्सन का डीएनए सैंपल लेके उसमें से पीसीआर करना है अगर, तो फिर आपको उस मकसद के लिए उसका सैंपल जो है लेना पड़ेगा, उसकी बॉडी से आउटसाइड लेना पड़ेगा। फिर मुख्तलिफ लैब अप्रेटिसेस होंगी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वो हम आगे देखने जा रहे हैं। तो यह है कि ये प्रोसेस जो भी होता है ये आउटसाइड दैट लिविंग बॉडी होगा, ठीक है। तो दिस इज़ पीसीआर। आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। हम उससे पहले हम देखेंगे इसकी शॉर्ट सी ब्रीफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो पीसीआर की टेक्निक जो है वो डेवलप की थी वो की थी कैरी म्यूलस ने। कैरी म्यूलस को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये टेक्निक जो है ये डेवलप की थी। तो वो कब की थी उन्होंने? 1983 में। उसके बाद उन्होंने 85 में अपना जो काम था, ये जो पीसीआर की उनकी डिस्कवरी थी, एक जो नई टेक्निक डेवलप की थी उसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। तो उसके बाद फिर 1986 में जो है उन्होंने उसके लिए टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ किया था। तो टैग पॉलीमरेज क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं उसकी। ये एक बहुत बड़ी एक स्टेप था टुवर्ड्स पीसीआर के टैग पॉलीमरेज का डिस्कवर होना। क्यों ऐसा था हम डिटेल से इसको देखेंगे। फिर 1988 में परकन एल्मर्स जो थे उन्होंने जो ऑटोमेटेड एक मशीन जो है उसके लिए तैयार की जिसे हम कहते हैं थर्मल साइक्लर। तो थर्मल साइक्लर ही वो इक्विपमेंट होती है या वो अपरेटस होता है या वो मशीन होती है जिसके अंदर ये पीसीआर का प्रोसेस किया जाता है। तो उससे पहले जो कैरी म्यूलस ने किया था वो एक टेक्निक डेवलप की थी, लेकिन उस वक्त जो है ये सिस्टम इतना आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट नहीं था। तो उसके बाद फिर 1988 में परकन एल्मर ने जो है ये थर्मल साइकिल
मॉलिक्यूलर जो था वो डेवलप किया और फिर जो है ये प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म होने लगा। 1989 में साइंस की जो जितनी भी सोसाइटीज़ थी उन्होंने जो उनका एक जो जर्नल या रैंकिंग होती है उसके मुताबिक जो टैग पॉलीमरेज जो डिस्कवर किया गया था और आइसोलेट किया गया था उसको मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर 1993 में जो कैरी म्यूलस थे उनको जो है अपनी इस डिस्कवरी की वजह से, ये टेक्निक डेवलप करने की वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो यह है शॉर्ट सी हिस्ट्री। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये सबसे पहले कैरी म्यूलस ने डेवलप की थी टेक्निक 1983 में। अब हम देखते हैं कि इसको क्यों किया जाता है। तो इसको करने के मुख्तलिफ मकसद हो सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पज़ क्या होता है, टू एम्पलीफाई अ लॉट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल और फ्रेगमेंट्स विद सेम साइज एंड सीक्वेंस बाय एंजाइमेटिक मेथड एंड साइक्लिंग कंडीशंस, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड और साइक्लिंग कंडीशंस, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा, अब इसको किया इसलिए जाता है कि एक थोड़ा सा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। सपोज़ हमारे पास जो है ये कोई डीएनए सैंपल है, सपोज़ ये हमने किसी पेशेंट से लिया है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक दूसरी तरफ हमारे पास छोटा सा एक सीक्वेंस है और हमें पता है कि ये सीक्वेंस जो है ये सपोज़ 4 बेसेस पर मुश्तमिल है और ये क्या है, किसी भी डिजीज़ के लिए है, ठीक है। ये कोई बैक्टीरियल सीक्वेंस है, ठीक है। ये कोई आप कह सकते हैं टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, तो ये उसका सीक्वेंस है। अब हम चाहते हैं, हम सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ताकि हम इस सीक्वेंस को उस सैंपल में से, इस जो ये सैंपल है उसमें से ये सीक्वेंस जो है इसको डिटेक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमारे पास वो बड़ी अमाउंट में आ जाए, तो ताकि आगे हमने अगर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसको किसी भी तरीके से यूज़ करना है, वो हम आसानी से कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें तो ये किसी एक जगह पे और सिंगल फॉर्म में ही मौजूद होगा, सिर्फ ये इतना छोटा सा होगा जो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, तो उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे, वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि हम पीसीआर करते हैं और पीसीआर के बाद क्या होगा कि ये एक सीक्वेंस जो था, ये एक साइकिल जब पीसीआर की गुजर जाएगी तो ये 1 से 2 हो जाएंगे, उसके बाद फिर 2 से 4 होंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है, जितनी साइकिल्स आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा और बाकी जो रेड पोर्शन है ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इस ब्लैक पार्ट की हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमारे पास सिर्फ ये जो ब्लैक और रिक्वायर्ड पार्ट है सिर्फ वही रह जाता है और उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। तो ये बेसिक पर्पज़ होता है किसका, पीसीआर का। तो इसको आप मेडिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मतलब मुख्तलिफ डिजीज़ की डायग्नोजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसके हज़ारों आगे एप्लीकेशन है, उसको हम इस टॉपिक के एंड पे इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि इसका पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ सबसे पहले यही होता है कि एम्पलीफाई करना किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को। और ये काम किस तरीके से किया जाता है, मुख्तलिफ एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और साइक्लिंग कंडीशन का मतलब यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साइकिल में वो 1 से 2 होते हैं, फिर सेकंड साइकिल में 2 से 4, फिर इस तरीके से वो नंबर उनका इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये प्रोसेस साइक्लिंग मैनर में चलता है। तो ये था पर्पज़ ऑफ पीसीआर। अब हम चूँकि हमारा आज का प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकल हम इसको उस टॉपिक के अंडर नहीं पढ़ रहे, ये आपके प्रैक्टिकल्स में से है। तो हम देखते हैं कि जब प्रैक्टिकली इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है इन लैब, तो हमारे लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ज़रूरी हैं ताकि हम एक पीसीआर रिएक्शन कैरी कर सकें। तो ये कुछ एक लिस्ट आपके सामने आई है जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो कि एक पीसीआर रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाटर। तो वाटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि आपको पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये अब बाकी जितनी भी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये आगे जो कुछ भी है, ये इन सब को आपस में इंट्रैक्शन के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करता है। चूँकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सॉल्युबल होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो वो आपस में आसानी से इंट्रैक्ट कर सकती हैं और ये इस तरीके से जो है वाटर उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो हम पीसीआर के अंदर जो है स्टेरिलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डबल डिस्टिल्ड वाटर, ताकि उसके अंदर किसी तरह के भी कोई माइक्रोब वगैरह मौजूद ना हो। क्योंकि अगर वहाँ पे भी माइक्रोब्स या कोई भी लाइफ पार्टिकल मौजूद होंगे तो उनका अपना एक डीएनए होगा, तो इस तरह से वो डीएनए हमारे टेस्ट डीएनए के साथ इंटरफेयर कर सकता है, हमारे रिजल्ट्स को ख़राब कर सकता है। तो फर्स्ट वन था वाटर। सेकंड है पीसीआर बफर। तो बफर्स जो हैं ये मोस्टली जहाँ कहीं भी यूज़ होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, पीएच बैलेंस करना,
ठीक है, उस जो भी हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका पीएच बैलेंस करना, उसको जो हमारी रिक्वायर्ड एक है। अगर हमें कोई एसिडिक कंडीशन चाहिए तो हम ऐसी बफर यूज़ करते हैं जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर रहती है। अगर हमें कुछ बेसिक कंडीशंस चाहिए तो हम ऐसी बफर्स यूज़ करते हैं जो बेसिक हों। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड पीएच होती है वो कौन अटेन करता है, वो बफर, पीसीआर बफर्स अटेन करती हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फंक्शन होता है कि ये हमें डाइवेलेंट आयंस, मतलब कि जिनके ऊपर डबल 2 चार्ज हो, ठीक है, +2 चार्ज हो, ये चार्जेस देते हैं। इसका आगे यूज़ हमारे सामने आएगा अगर हम इस डिटेल में देखें, लेकिन बहरहाल अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इसके कंपोनेंट्स आप इसको देख लें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है DNTPs। DNTPs का मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो हम जब रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, ठीक है। तो ये चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो पीसीआर है ये एक आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन है, तो वहाँ पे जो रोल उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस का होता है, ये इधर पीसीआर के अंदर एग्जैक्ट वही रोल ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स या डीएनटीपीज हैं उनका वही रोल होता है। ये छोटी छोटी देखें इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड है। अब ये डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट होंगी, फिर डीऑक्सी गानिन ट्राइफॉस्फेट होंगी, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट होंगी, डीऑक्सी यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट होंगी। तो ये मतलब जितनी भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनके रिस्पेक्टिव प्रिपेयर किया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि डीएनए बेसेस जो हैं उनके साथ अटैच्ड फॉर्म में जो होती हैं ये यहाँ पे उनको ऐड करना और न्यू स्ट्रैंड्स कंस्ट्रक्ट करना। तो जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड से 2 बन रही थी, 2 से 4, और इस तरह से प्रोसेस चल रहा था। तो ये क्यों होता है, ये एक चेन की एक्सटेंशन क्यों होती है? ज़ाहिर उसमें बेसेस ऐड होंगी तो एक चेन डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड होगी, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड बेसेस चाहिए होती हैं। तो बाय नेचर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें तो जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है और वो इधर उधर से वहाँ पे चूँकि नेचुरली वो बेसेस अवेलेबल होती हैं तो पॉलीमरेज एंजाइम उनको उठा के रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर अटैच कर देता है। लेकिन ये चूँकि आर्टिफिशियल प्रोसेस है तो यहाँ पे वो बेसेस जो हैं कहाँ से आती हैं, जो हमारे पास ये डीएनटीपीज होती हैं इधर से वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद है डीएनए टेम्पलेट। तो ये वो डीएनए टेम्पलेट है ये जिसके, या इसको आप डीएनए सैंपल भी कह सकते हैं। तो ये वो डीएनए सैंपल है जो हमने स्टार्ट में बात की थी, ये वाला, ठीक है। ये वाला डीएनए सैंपल है जिसके अंदर एक हमारा टारगेट सीक्वेंस भी मौजूद है और उसके अलावा टारगेट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस भी हैं। तो इसको हम कहते हैं डीएनए टेम्पलेट, और इसके अंदर जो है वो टारगेट या नॉन सीक्वेंस भी मौजूद होगा, ठीक है, कंटेनिंग नॉन सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड। वो सीक्वेंस जिसको हमने एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके अंदर होगा, इस डीएनए सैंपल या डीएनए टेम्पलेट के अंदर होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सबसे बेसिक चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स आपको यहाँ भी नज़र आएंगे, प्राइमर्स आपको हर जगह उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइमर्स आप रेप्लिकेशन, बार बार इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बाय नेचर जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो माइंड में ज़रूर रखना होगा। रेप्लिकेशन में आपको याद है कि जब एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जब डीएनए टेम्पलेट हमारे पास आ जाता है तो कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आगे जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो होप सो कि आपको बात याद आ गई होगी कि मैं किन सीक्वेंसेस की बात कर रही हूँ कि जो लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर तो कंटिन्यूस फॉर्म में जब होता है तो वो एक ही सीक्वेंस अटैच होता है, जबकि जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो फिर वो चूँकि डायरेक्शन 3 to 5 और 5 to 3 का जो एक चक्कर होता है उसकी वजह से जगह जगह पे थोड़े थोड़े गैप के बाद वो छोटे सीक्वेंसेस जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं जिनको हम प्राइमर्स कहते हैं। तो यहाँ भी वही प्राइमर्स हैं और यहाँ भी उसका फंक्शन वही होता है जो नेचुरल रेप्लिकेशन में होगा। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, तकरीबन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो 20 to 30 बेस पेयर पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये इसी तरीके से क्या करते हैं, कुछ रैंडम लोकेशंस पे जाके अटैच हो जाते हैं और लोकेशंस मोस्टली वही होती हैं जहाँ से हमें जो है वो सैंपल कलेक्ट करना है या जहाँ से हमने एम्पलीफिकेशन करनी है। तो सपोज़ जो है ये वाली जो डीएनए स्ट्रैंड थी, या मैं इसको रिमूव करती हूँ, एक नई बना देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ जो है
ये एक डीएनए स्ट्रैंड थी और इसका हम उसमें हमारा जो टारगेट सीक्वेंस है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे मौजूद है। तो जो प्राइमर्स होंगे, हम 2 प्राइमर्स इस तरह के ऐड करते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस जो हमने एम्पलीफाई करना है ये नोन है, इसके अंदर जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो पैटर्न है वो हमें पता है। तो अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कौन सी बेस है, और यहाँ से ख़त्म होता है तो यहाँ पे कौन सी बेस है। सपोज यहाँ पे टी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो हम उनको जो प्राइमर्स देते हैं वो इस तरह के देते हैं कि एक प्राइमर जाके इधर अटैच हो जाए और दूसरा प्राइमर जाके इधर अटैच हो जाए, ठीक है। जब ये दोनों प्राइमर्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इट बाइंड्स टू द आइदर साइड ऑफ टारगेट डीएनए। ये किस टारगेट डीएनए था, ये दरमियान में हमारा येलो पार्ट जो है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो ये इसकी इधर साइड मतलब या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ये कहीं ना कहीं अटैच हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। तो आगे जो पॉलीमरेज एंजाइम आपको रेप्लिकेशन का याद हो अगर, तो वो क्या करता था, बेसेस ऐड करता था। जहाँ से वो प्राइमर ने एक लोकेशन प्रोवाइड की होती थी वहाँ से आगे पॉलीमरेज एंजाइम बेसेस ऐड करना शुरू कर देता था और इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होती थी, एक चेन एक्सटेंड हो जाती थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब एक बार यहाँ पे हमारे टारगेट सीक्वेंस के किसी भी साइड के ऊपर या लेफ़्ट या राइट कहीं भी वो एक प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं तो नेक्स्ट रोल आ जाता है जो हमारे आर्टिफिशियल पॉलीमरेजेस होते हैं, ठीक है। ये वही पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह से आइसोलेट किए हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल उन्हीं पॉलीमरेजेस की तरह यहाँ पे दरमियान में आके बेसेस ऐड करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो बेसेस ऐड करनी शुरू करते हैं, इसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस ऐड की तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमारे पास बन गई। उसके बाद हम दोबारा से जब इस साइकिल को चलाएंगे तो फिर 1 से 2 स्ट्रैंड्स और बन जाएंगे। इसी तरीके से ये स्ट्रैंड जो एक्सटेंड होती रहती हैं और एट द एंड हमारे पास सिर्फ जो है ये देखें, अब ये बाकी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन एक्सटेंड नहीं हो रहा, या उस पोर्शन की एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही, सिर्फ ये जो दरमियान में जो पोर्शन हमें चाहिए था सिर्फ उसकी एम्पलीफिकेशन हो रही है ये आगे की तरफ जैसे ही हम मूव कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट कुछ साइकिल चलने के बाद क्या होगा कि सिर्फ यही पोर्शन हमारे पास बच जाएगा और बाकी वाला जो है ये इर्द गिर्द वाला ये डिग्रेड हो जाएगा। तो फिर हम जो है ये देखें, पहले एक सिंगल स्ट्रैंड था अब वो ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से हमने उसको एम्पलीफाई कर लिया। तो पॉलीमरेजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग न्यू बेसिस। जो डीएनटीपीज की जो बेसिस होती है ना उनको यहाँ पे लाके ऐड कौन करता है, पॉलीमरेजेस एंजाइम्स। अब पीसीआर के लिए जो पॉलीमरेजेस हम यूज़ करते हैं उनको हीट स्टेबल होना चाहिए। हीट स्टेबल होने का मतलब क्या है कि चूंकि इस प्रोसेस में आगे जाके हम देखेंगे कि हीट जो है टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई रखा जाता है, कभी कभी फिर कम किया जाता है। तो ऐसे एंजाइम यूज़ करने चाहिए कि जो हीट स्टेबल हों। ऐसा ना हो कि हम हीट जब उसको ज़्यादा दें, टेम्परेचर जो है वो रेज करें तो एंजाइम डिग्रेड हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल एंजाइम यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो टैग पॉलीमरेज क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, हीट लविंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। और ये कहाँ से आइसोलेट किए गए, ये बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ से ये बैक्टीरिया कलेक्ट किया गया। और उस बैक्टीरिया का जो एक पॉलीमरेज एंजाइम था टैग पॉलीमरेज, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है वाइडली फॉर पीसीआर। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, थर्मस एक्वेटिकस। इस वजह से इस पॉलीमरेज एंजाइम को हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। तो ये था मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हमने बताई कि जो कि ज़रूरी होती हैं चीज़ें किसके लिए, एक पीसीआर रिएक्शन के लिए। अब हम मुख्तलिफ स्टेप्स देखेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक पीसीआर रिएक्शन में। तो सबसे पहले है डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, फिर एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स और एक्सटेंशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा लास्ट स्टेप है। इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन क्या है कि डीनेचुरेशन जनरली यही होता है कि जब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाए 2 सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, ठीक है। उनकी 2 स्ट्रैंड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड जो उनके दरमियान मौजूद होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो टूट जाएं और एज अ रिज़ल्ट वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसके लिए जो एक टेक्निक यूज़ की जाती होती है कि टेम्परेचर जो है उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और मोस्टली 92 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर दिया जाता है।
जब हम ये टेम्परेचर देते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड के लिए एक जो टर्म यूज़ की जाती है मेल्टिंग की, डीएनए स्ट्रैंड मेल्ट हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। पहले वो डबल होती है और वो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये है वो मेन बेसिक स्ट्रैंड जिसको हमने यूज़ किया था और इसके अंदर ही मौजूद है हमारा डिज़ायर्ड सीक्वेंस जिसको हम मल्टीप्लाई या फिर एम्पलीफाई करना चाहते हैं। इसको जब हमने 92 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया तो अब यहाँ पे देखें उसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स थी वो अलग अलग हो गई। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसकी डीनेचुरेशन करते हैं और वो दो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो एनीलिंग का होता है। तो इसमें देखें मेन चीज़ वही है, इसके हर स्टेप में हम टेम्परेचर को शफल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 to 70 हो गई है, पहले क्या थी 92 to 94, अब वो 50 to 70 डिग्री तक रखा जाता है। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो प्राइमर्स की हमने बात की थी, प्राइमर्स का फंक्शन क्या होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, बेसेस ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करना। तो इस स्टेप में पहला काम क्या किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है और सेकंड काम क्या होता है कि उसको हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। जब प्राइमर्स उसके अंदर ऐड होते हैं तो प्राइमर्स को जहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होता है वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाते हैं। ये उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था और इसके अगेंस्ट जो है ये प्राइमर अटैच हो गया। इस तरह इस स्ट्रैंड के अंदर देखें ये जो प्राइमर हमने यूज़ किया था इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद था, तो यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब हम प्राइमर्स खुद इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो इस लोकेशन पे जाके अटैच हों। हमें ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, हम असल में ये वाला रीजन चाहते हैं कि जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। तो हम ऐसे प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं जो जाके इस रीजन की, हमने पहले देखा कि प्राइमर्स को इस तरह से रखा जाता है कि दैट इट अटैच टू द आइदर साइड ऑफ टारगेट डीएनए। तो ये टारगेट डीएनए की यहाँ पे देखें कि इस डायरेक्शन में और इधर देखें कि ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में अटैच हो गए हैं। अब सारा के सारा जो पीसीआर है ये बेसिकली प्राइमर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हमें चाहिए, लेकिन हम उसको जो प्राइमर दे रहे हैं उसकी कुछ बेसिस इस तरह से हैं कि वो जाके अटैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब वो यहाँ पे अटैच होगा तो नेक्स्ट स्टेप में पॉलीमराइजेशन यहाँ से आगे हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस नहीं मिलेगा। उसको हम आगे अगले स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होती है। लेकिन ये सारी बात जो है ये बेसिकली आपका जो पीसीआर है उसकी सक्सेस या फेलियर जो है वो प्राइमर्स पे डिपेंड करता है। प्राइमर्स अगर आप वो अटैच करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसके मुताबिक, तब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ वो आपको कोई ऐसा सीक्वेंस एम्पलीफाई करके दे देगा जो कि आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये था एनीलिंग। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, किसी भी चीज़ की लेंथ इंक्रीज़ करना जब होती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन हुई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखें, अब सबसे पहले इंक्रीज़ किया था फिर डिक्रीज़ किया, अब दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये टाइम तकरीबन 0.5 से 3 मिनट तक का टाइम लगता है इसमें। और इस स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, एक्सटेंशन करता है। और इसकी एक्सटेंशन कैसे होती है कि सपोज़ यहाँ पे जो है ये एक प्राइमर ऐड हुआ था और इस स्ट्रैंड में देखें यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ था, तो बिल्कुल वो नेचुरल रेप्लिकेशन की तरह यहाँ से आगे अब जो है डीएनए पॉलीमरेज बेसिस ऐड करनी शुरू कर देगा और इस तरीके से ये चेन जो है, ये वाली चेन इस डायरेक्शन में और ये चेन जो है ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। अब ये काम होता कैसे है, सपोज़ हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाली बेस एक जो है इसको एज एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे एडिनिन था। तो अब इसका कम्प्लीमेंट्री ऐड करना है टैग पॉलीमरेज ने जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये किस तरह से ऐड करेगा, एडिनिन का कम्प्लीमेंट्री क्या है, थायमीन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये थायमीन है, ठीक है, ये दरम्यान में है। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये वो DNTPs हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और यहाँ से ही वो उठा के जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो ऐड करेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एडिनिन है और इसकी कम्प्लीमेंट्री अब यहाँ पे ये जितने भी बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं इनमें से ये थायमीन को ये टैग पॉलीमरेज जो है यहाँ से उठाएगा और ला के यहाँ पे ऐड कर देगा। और इसी तरीके से जितनी भी कम्प्लीमेंट्री बेसिस आएंगी उनको स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरीके से आगे ऐड करता जाएगा और इस तरह से हम देखेंगे कि ये चेन जो है वो एक्सटेंड होती जाएगी। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप विच इज़ एक्सटेंशन। जब एक बार एक्सटेंशन हो जाती है और पीसीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड्स थी, ये स्ट्रैंड जो है इस डायरेक्शन में और ये स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है।
तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन था वो ये वाला था जिसको हमने एम्पलीफाई करना था, और ये पोर्शन हमें चाहिए था कि जो पहले हमारे पास कम तादाद में या कम अमाउंट में था, थोड़ी स्ट्रैंड्स उसकी थी, तो अब हमने उसको एम्पलीफाई कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास उसके बजाय आप देखें अगर तो ये 2 स्ट्रैंड्स आ गई हैं, 2 इधर कंप्लीट मॉलिक्यूल और एक इधर कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमारे पास वो स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आती है हमारे पास जो प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है, आउटकम बनता है पीसीआर का, कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ये एक सिंगल मॉलिक्यूल यूज़ किया था डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब उसकी हमारे पास एट द एंड 2 कॉपीज़ मौजूद हैं, एक ये है और दूसरी ये है। तो दिस वाज द एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA molecules through the process of PCR which is carried out in lab, and this is an in vitro technique। अब हम देखते हैं कि ये हमारे सामने जो ग्राफ है इसमें क्या है कि ये किसके लिए, ये टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। ये टेम्परेचर की और साइकिल्स की जो ग्राफ शो कर रहा है कि सबसे पहले हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, फर्स्ट स्टेप में इंक्रीज़ किया, फिर उसको डिक्रीज़ किया और तकरीबन 50s पे ले आए, दोबारा से इंक्रीज़ किया जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल रखा जाता है, फिर इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस टेक्निक के अंदर ये जितनी भी साइकिल चलती हैं उसमें टेम्परेचर की शफलिंग होती रहती है, कभी हम कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को थर्मल साइक्लिंग भी कहते हैं, और ये जो इक्विपमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसको थर्मल साइक्लर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल पीसीआर का सपोज़ ये है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखें ये एक कॉपी है, ठीक है। ये एक कॉपी हमने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ली थी और अब उस जैसी हमारे पास कई कॉपीज़ आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम एक नॉन सीक्वेंस जो है उसको एम्पलीफाई हमने कर लिया और अब हमारे पास उसकी एक से ज़्यादा तादाद में कॉपीज़ मौजूद हैं। तो ये है हमारा अल्टीमेट, इससे जो एक पर्पज़ था, ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो चुका है। तो ये है वो पीसीआर इक्विपमेंट जो यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पोर्शन है जो तो ये यहाँ पे एम्पलीफाई किया गया है। यहाँ पे ये छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटी छोटी प्लेसेस होल्डर से बने होंगे और इनके अंदर ये ट्यूब्स जो होती हैं पीसीआर ट्यूब्स, इनके अंदर आप सैंपल और उसके सैंपल के साथ साथ जितनी भी जो हमने लिस्ट देखी थी, एक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं कि पीसीआर के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये वाली ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम इस एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। हर ट्यूब के अंदर, ये आपको जितनी इधर ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, इस हर ट्यूब के अंदर कुछ उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट इन सारी चीज़ों की डाल दी जाती है और इस तरह से इनको होल्डर्स में अरेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका ये लेड होता है, इसको बंद कर देते हैं टाइटली और यहाँ पे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये स्क्रीन है, यहाँ पे इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करके बताया हुआ है। तो ये जो ग्राफ नज़र आ रही है वही टेम्परेचर का ग्राफ है जो थोड़ा टाइम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से उसकी टेम्परेचर की मुख्तलिफ रेंजेस जो हैं वो पहले से सेट कर ली जाती हैं कि कितनी साइकिल्स इसने चलनी है, कितने टेम्परेचर इसने कितना टाइम कितने टेम्परेचर पे ये प्रोसेस काम करेगा। और इस तरीके से सारी सेटिंग जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ जाती है और इधर ये राइट साइड पे ये बटन मौजूद होते हैं, इनसे आप उसकी सारी सेटिंग जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है पीसीआर का अपरेटस जिसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो पीसीआर का यही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ रिक्वायर्ड पर टेस्ट, कि एक प्रोसीजर करने के लिए या एक टेस्ट कैरी करने के लिए आपको पास अगर थोड़ा सा भी डीएनए मटेरियल डीएनए सैंपल मौजूद है तो आप उसको एम्पलीफाई करके आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसको बड़ी आसानी से किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि रिजल्ट्स ऑब्टेन मोर क्विकली, इससे जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो बहुत टाइम कम लेते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और तकरीबन जो है एक दिन काफ़ी होता है। जो एक नॉर्मल अगर हम बात करें पीसीआर की तो तकरीबन उसके लिए 30 to 35 साइकिल्स कैरी की जाती हैं। तो ये इस 30 to 35 साइकिल्स में तकरीबन जो है आपके पास अगर आपने पीसीआर के बाद जो मोस्टली नेक्स्ट प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो उसके लिए तकरीबन 30 to 35 साइकिल्स जो होती हैं वो काफ़ी होती हैं। उनके बाद आपको इतना डीएनए मटेरियल मिल जाता है सैंपल कि आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कर सकें, ठीक है। तो तकरीबन 30 to 35 साइकिल्स पे जो टाइम लगता है तकरीबन एक दिन में आपको ये मटेरियल ऑब्टेन हो जाता है और 30 to 35 साइकिल तकरीबन एक दिन का टाइम लेती हैं। फिर अगली बात क्या है कि पीसीआर इज़ मोर प्रिसाइज इन डिटर्मिनिंग द साइज़ ऑफ एलील्स, ठीक है। तो मुख्तलिफ एलीलिक
डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अगर हम उन एलील के सीक्वेंसेस पता हों तो हम उनको आसानी से एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के डीएनए सैंपल के अंदर से। तो फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका साइज़ कम है, बड़ा है, क्या है, उसको फिर ट्रीट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसी तरह फिर जो पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, अगर हमें म्यूटेशन का सीक्वेंस पता हो तो हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस म्यूटेशन के सीक्वेंस जो है उसका साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, और फिर हम उसको एम्पलीफाई करके आसानी से अगर उसके अगेंस्ट कोई टेक्निक, हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है उसको ट्रीट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो वो भी उसका भी फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास जो है वो पीसीआर ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीआर। ये एक प्रैक्टिकल था आज का हमारा। तो इंशाल्लाह जब भी हमें चांस मिला हम इसको प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। होप्स हो कि आज भी इससे काफ़ी सारी आपका माइंड और आइडिया कंसेप्ट बिल्ड हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।